अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। ज़रा आपको भी खुश आमदीद कहता हूं। इतने दिनों बाद आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप गई कहाँ, इतने दिन कहाँ गायब थी आप? मैं छुट्टियों पे गई थी इस्लामाबाद ओके, और नाइस। बहुत ही अमेजिंग रहा। और फ़हीम, ज़रूरी होता है जब हम इतना अरसे से काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा हमें वेकेशंस की नीड होती है ताकि हम मेंटली जो है वो पीस हासिल कर सकें। तो इस वक्त आप मेंटली पीस में हैं? बिल्कुल। ठीक होगा, ज़रा ज़बरदस्त है वाकई। उम्मीद करती हूँ कि आप भी जल्द कुछ आपकी वजह से मैं भी मेंटली पीस में हूँ नहीं नहीं नहीं, इसकी बात नहीं करी मैं कि आप भी छुट्टियों पे जाएं। हाँ जी बिल्कुल। मैं भी प्लान बस कर रहे हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं देखिए, रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद कुछ थोड़ा सा ब्रेक जो है वो लूँगा मैं भी। खैर जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़रा आज किस हवाले से हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, जहां हम सब जानते हैं कि कश्मीर में जिस तरह से भारतीय फ़ौज ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। अब तक कितने कश्मीरियों को जो है वो शहीद कर दिया गया है। हर रोज़ हम सुनते हैं कि किसी न किसी नौजवान का जो लहू है वो इस तरह से बहा दिया जाता है, पानी की तरह बहा दिया जाता है। अब तक कितनी माँओं की जो है वो गोदियाँ उजड़ चुकी हैं, कितनी औरतों के सुहाग उजड़ चुके हैं, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं। और फ़हीम, अगर हम बात करें कि आज तकरीबन कश्मीर में लॉकडाउन को 600 दिन गुज़र चुके हैं और अभी इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। और हमारे मुल्क में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। मामूलाते ज़िंदगी इतनी मुतासर होती है तो उनकी जो ज़हनी कैफ़ियत होगी और वो जो कश्मीरी अवाम है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली दुख ज़रा की आप सही बात है। कह रही हैं। जी 600 दिन मुकम्मल हो चुके हैं तकरीबन इस लॉकडाउन को। हम पाकिस्तानी कौम तो फिर एटलीस्ट वो कौम है जो डे फर्स्ट से, जब कश्मीर में लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त से हमें एहसास था और हम इस हवाले से पूरी दुनिया में आवाज़ अपनी बुलंद करते रहे हैं कि लॉकडाउन वहाँ पे हो चुका है, वहाँ पे ऐसे हो चुका है, सब बंद हो गया। अब तो दुनिया समझ चुकी है कि लॉकडाउन क्या होता है एग्जैक्टली। और कितनी तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी जाती है। एक तो आपको किसी कोरोना वायरस के डर से लॉकडाउन लगाया गया हो और दूसरी जानिब जहां एक लाखों की तादाद में आर्मी खड़ी हो बंदूकें तान के कि आप बाहर नहीं निकल सकते। अभी हाल ही में वहाँ पे क्या हुआ है कि सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मतलब ये मामूल की बात है। बेटियों की इज्जतें लुटना वहाँ पे और इस तरह नौजवानों को शहीद कर देना, किस कदर ज़्यादती की जा रही है। आज हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में जो हिंदुस्तान का जो मकरूज चेहरा है उसके बारे में बात की जाए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ज़फ़र खान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा इससे पहले कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं ये ब्रेक की जानिब हमें ले चले, हम क्यों ना एक छोटा सा वक्फा लेके आ जाते हैं ताकि आके तफसील से बात की जाए। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम वापस आ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ ज़फ़र खान साहब मौजूद हैं जिनसे हम मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम के हवाले से बात कर रहे हैं। सर, मकबूजा कश्मीर में जो एक रियासती सतह पे जुल्म सितम जारी है, इस हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से अभी इन्होंने ज़ोहरा ने बताया कि 600 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कश्मीर में लॉकडाउन को, और अब तो पूरी दुनिया लॉकडाउन से वाकिफ़ हो गई है और उसकी वजह से जो है वो तंग हो गई है। और चाहे वो यूरोप हो या दूसरे यानी ममालिक हों, सब जगह जो है आवाम का रिएक्शन आ रहा है कि इससे अब हमारी जान छुड़ाओ किसी तरीके से। जी। और वो जो है वो बाहर निकलने के लिए बेचैन है। लेकिन कश्मीर का इशू इतना पुराना इशू है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है
और यानी दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जो है ये एक फ्लैश पॉइंट है और किसी वक्त भी जो है यहाँ पर कोई भी चिंगारी जो है वो शोला बन सकती है। लेकिन इस पे जो तवज्जो दी जानी चाहिए अक़वाम आलम की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो हर फोरम पे इस बात को उठाया है, हर फोरम पे ये बात की है और उसका थोड़ा बहुत असर नज़र भी आता है कि जैसे जो है वो बरतानिया के जो है वो पार्लियामेंट में और वहाँ के बाद जो है वो नुमाइंदों ने भी इसके ऊपर जिक्र किया, जिसकी वजह से एकदम जो है वो इंडिया की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन आया। लेकिन यानी जो इसके ऊपर जिस सीरियसनेस का और जिस संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए वो अब तक नज़र नहीं आता। और यानी ये है कि वो तो एक ऐसी जेल बन चुकी है कि जिसमें जो है वो नौजवानों को जो है वो रोज़ 2-4 नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को और ख़वातीन को जो है हरास किया जा रहा है, वहाँ जो है वो कारोबार उनका बर्बाद किया जा रहा है, उनको अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर जो है वो लाकर जो है वो इंडिया के दूसरे इलाकों से जो है वो हिंदुओं को बसाया जा रहा है, डोमिसाइल और वो सारे जो कवानीन हैं वो यानी उनको तब्दील किया गया है। 5 अगस्त को जो इंडिया ने इक़दाम किया वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ढिठाई की इंतहा है जो मोदी सरकार है, ये यानी ये तो कट्टर हिंदू परस्त जहनियत की हामिल जो है ये यानी हुकूमत है और ये तो अपने ही शहरियों से इंतकाम लेने पर उतरी हुई है। आप देखिए मुसलमानों के साथ किस तरह से ज़्यादती की जा रही है, सिखों के साथ किस तरह से जो है वो यानी उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, हत्ता कि वहाँ किसानों के साथ वो क्या कर रहे हैं। अभी आपने देख लिया हाल ही के अंदर वो बांग्लादेश जिसकी जो है वो इंडिया समझता है कि इसको तो आज़ाद कराने में जो है वो हमारा, और उसने मुदाखलत की थी और फौजी मुदाखलत की थी और आज तक उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि इंडिया की फौजी मुदाखलत के नतीजे में जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। वहाँ की जो हुकूमत है हसीना वाजिद है उसने उसे अपने यौम आज़ादी के ऊपर बुलाया, लेकिन वहाँ की आवाम भी उसको मोदी सरकार को, मोदी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कितने बड़े पैमाने पर वहाँ आवाम जो है वो मोबिलाइज हुई है, सड़कों पर आई है, एहतजाज किया है, वहाँ पर जो है फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, वहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ जो है हुकूमत की तरफ से की गई हैं। 10-12 लोग जो है वो यानी वहाँ ठीक है सर, जिस तरह से इंसानी हुकूक की अगर हम कहेंगे खिलाफ वर्जी हो रही है कश्मीर के अंदर तो हो रही है, लेकिन ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है और ख़ास तौर पे हम कश्मीर की बात करते हैं जब, तो लॉकडाउन तो है वहाँ पर, लेकिन ये जो 600 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं इसमें भी करीब कोई 323 लोगों को शहीद किया जा चुका है। उसके अलावा 1300 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया गया है, 14,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई हैं, गिरफ्तारियाँ करके उनको नज़रबंद कर दिया जाता है और उनकी फैमिलीज़ को नहीं पता होता वो कहाँ पर हैं। तो ये जो इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं या ह्यूमैनिटी की अगर बात की जाए तो सर इस पे कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता? और ये नंबर्स कम नहीं हो रहे हैं, इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए ये जनूबी एशिया जो है ये तो एक बहुत बड़ा इंसानों का समंदर है और यहाँ पर आप देखें बहुत बड़ी आबादी है जी। और अगर दुनिया के अंदर आपको अपने माशी पहिए को भी जो है वो चलाना है और जो है मामलात को बेहतर करना है और इस हवाले से जो है तो आपको इस पे नोटिस यानी बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि सैकड़ों नौजवान शहीद कर दिए गए, सैकड़ों औरतें और बच्चे जो है उनको हिरास किया गया, हजारों जो है वहाँ कश्मीरियों को जो है वो जेल में ठूस दिया गया। सर मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ, एक वक्फे का वक्त आ गया है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को किस तरह नोटिस लेना चाहिए, किस तरह से ये एक संजीदगी जो है वो दिखाई जा सकती है, कश्मीरियों के हक़ में किस तरह हालात जा सकते हैं, इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। दोस्तों छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी जनाब, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र खान साहब
और आज हम उनसे मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, जो जुल्म और सितम की दास्तान वहाँ पर जारी है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं उसके हवाले से पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हम लोग हर फ़ोरम में कश्मीर की जो आवाज़ है वो उठाते हैं, इंटरनेशनल फ़ोरम में। लेकिन अगर हम बाकी मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो वो सब क्यों एक पेज पर आकर कोई ऐसा मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। आप क्या समझते हैं? बिलाशुबा ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का तो मसला नहीं है जी, ये तो जो है वो कश्मीरी मुसलमानों का मसला है, ये कश्मीर के लोगों का मसला है, ये अक़वाम आलम का मसला है, ये जो है OIC का मामला है। ये इन सब लोगों को इसके हवाले से जो है वो नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ये इतना पुराना इशू मौजूद है, इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई बैठक, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई इसके हल के हवाले से जो है वो आगे जो है वो यानी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन बस मसला ये है कि तो सर क्यों खामोश हैं? क्या अपने अपने मफादात हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के? हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि बस इस वक्त जो है ना, अब तो वो एक जो मार्केट इकनॉमी है ना, अपने अपने मफादात हैं कि साहब वो एक बहुत बड़ा जो है वो इंसानों का समंदर है, एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो इसलिए जो है वो उससे ताल्लुकात जो है वो नहीं बिगाड़ने, उससे ताल्लुकात बनाने ताकि हम जो है वहाँ पर अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को दुकानदारी चला सके। अपनी दुकानदारी सार्फिन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, बिल्कुल 1 अरब से बहुत ज़ायद तरीके। तो अगर कोई भी चीज़ अगर लेके दुनिया से अगर जाते हैं वहाँ पे तो वो बिजनेस ही बिजनेस है, लोगों को ये नज़र आता है। फिर मेरा ख्याल है कि एक लड़ाई जारी रहेगी तो असले की खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा क्या इस काबिल है कि वो इस मामले को हल की तरफ लेके जा सके, नहीं जा सके, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। आखिर हम क्यों अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीदें लगाई रखें? क्या इसके अलावा भी कोई रास्ते मौजूद हैं? ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करना है दोस्तों को, हमें वक्फे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। माफ़ी चाहते हैं, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहां आज भी जुल्म सितम जारी है। 600 से ज़ायद रोज़ गुजर चुके हैं, लॉकडाउन आज भी मौजूद है। ज़फ़र ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि सीरियसनेस जो है वो दिखाई नहीं देती। ये किसकी सीरियसनेस आप कह रहे थे? ये क्या अक़वाम मुत्तहिदा की सीरियसनेस, या सारे इस्लामी ममालिक की सीरियसनेस, या इंसानियत के हवाले से बुलंद बाला दावे करने वाले और अपने ममालिक में इंसानियत के सारे हकूक़ जो हैं वो नाफिज करने वाले जो हैं, उन लोगों को दुनिया में ये जुल्म सितम नज़र नहीं आता? किन की सीरियसनेस की बात कर रहे थे आप? देखिए, असल में बात वही जिस तरह से मैंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल होना चाहिए, जो बैनुल अक़वामी जो इश्यूज़ हैं जो उसके एजेंडे पर मौजूद हैं, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का रोल नज़र नहीं आता। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो चंद बड़ी ताकतों के ताबे है। और देखें ना, अब इस वक्त जो है वो चाइना से मुकाबले के लिए अमेरिका में जो बाइडन साहब आ गए, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया भी चाइना के मुकाबले के लिए जो है वो इंडिया को के नखरे जो है वो उठा रही है, उनके नखरे जो है बर्दाश्त कर रही है। वहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीर के अंदर जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है वो यानी कत्ले आम और जो है वो यानी संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि उनकी कोशिश ये है कि कश्मीर को भूल कर जो है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान दोस्ती कर ले। इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपना रोल आज़ादाना जो है वो अदा नहीं कर पा रहा। और उसके लिए वरना एक बात ये है कि भाई आप कश्मीरियों का है ना, उन्हें आप एक मौका दे दें कि उनकी हक़ खुद इरादियत, इस्तिस्बाब राय, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसके हवाले से उनको फैसला करने का मौका दें। और यानी इसमें किसी झगड़े की कोई बात ही नहीं है, वो जो फैसला कर दें
कि पाकिस्तान के साथ रहना है, आज़ाद रहना है या कोई और फैसला है, वो सबको कबूल होना चाहिए। लेकिन इतनी से मामले को आज तक जो है वो, यानी आप देखें ना कि 72-73 साल हो गए और आज तक ये मसला जो है वो जूं का तू बरकरार है। और यानी कभी कभी इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतनी कशीदगी बढ़ जाती है कि जिससे लगता ही है कि कोई एटमी जंग छिड़ सकती है, कोई दुनिया का अमन बर्बाद हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त दुनिया के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो इस इशू को जो है वो उस तरह से जो है वो एड्रेस करने के लिए, इस पर तवज्जो देने के लिए, वही जो मैं संजीदगी की बात कर रहा था वो करने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। आज हमने इस हवाले से बात की। ठीक है, हमारे यहाँ पे बात करने से कश्मीरी आज़ाद नहीं हो जाएंगे, मगर हम जुल्म को जुल्म कहते रहेंगे, हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे, उसके हक़ में हम आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक अहम मौजू पे बातचीत होगी। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करेंगे मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की कोरोना वायरस के बाद, और कुछ लॉकडाउन के हवाले से, कुछ स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बनती जा रही है। लाहौर में जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ जो है कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मुतासर हो रहे हैं, और मुतअद्दिद हस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ बात है, लोगों का SOPs को फॉलो ना करना। आगे हम किस जानिब जा रहे हैं, क्या दोबारा से हमें माशी तौर पे नुकसान हो सकते हैं, ज़रा ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है हमें लेकर डिस्कस करने की ज़रूरत है। मईशत हमारी जो है वो ना कहीं मुतासर हो जाए। बिल्कुल, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, जो कि कॉलम निगार हैं और तज़कियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? आई एम फाइन जी। माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। थैंक यू। सुबह सुबह इतने फ्रेश कैसे? मैं जी आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं हमेशा 6-7 बजे उठ जाता हूँ और काम अपना शुरू करता हूँ, बिकॉज आई फील के मॉर्निंग का जो वक्त है वो इंसान काफ़ी काम कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लें, जो कि आप दोनों करते हैं, सुबह उठ के आ जाते हैं, तो फिर माशाल्लाह। आई डोंट लाइक दोज पीपल जो 12 बजे तक सो रहे हैं, वो फिर आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मॉर्निंग पर्सन तो हम भी हैं, मगर मेरी क्यों आंखें चुटी होती? मेरे ख्याल से आप रात को लेट सोती हो। हाँ, रात को लेट सो जाता है, ऐसा ही। कल वो इबादत की भी रात थी, तो खैर सर हम शो का आगाज़ करते हैं। सर, अभी जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। मुल्क में जो कोरोना के मुस्बत आने की शरह है वो 11.2% तक पहुंच गई है, और पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अब जो है 1 अप्रैल से लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। जितनी इंडोर और आउटडोर इवेंट्स हैं उन पर पाबंदी होगी, शादी हॉल्स बंद होंगे, इसके अलावा मार्केट्स को भी 6 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। तो सर, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, हमारी मईशत इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, क्या लॉकडाउन करना इसका सलूशन है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा हमारे से गलती ये हुई कि एक अल्लाह ने बड़ा करम किया था पाकिस्तान पे कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका जी, और भी दूसरे कंट्रीज से। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना को रैपिड तरीके से नहीं स्प्रेड किया, जहाँ पे हुआ लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसा ही। अमेरिका में आप देखें तो डेली 1000 से ऊपर लोगों की डेथ हो रही है, 1000 से ऊपर। और यही हालत यूके में रही है। यूके की तो पूरी NHS जो थी उनकी वो पूरी क्लैप्स हो गई। मतलब ये मगर मैं सलाम करता हूँ इन कंट्रीज़ को, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर अपने लोगों को घर बिठा के दिए हैं। खैर पाकिस्तान हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते लोगों को घर बिठा के करें। अच्छा, हमारा ये हुआ कि जब शुरू के अंदर हमारी 2% पे हम चल रहे थे, यानी कि लोगों के जो टेस्ट होते थे उसका 2% जो था पॉजिटिव आता था, जो कि सही था। अच्छा, वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि 5% भी परमिसिबल है, यानी कि मैनेजेबल है, कह दें आप उसको। हम जनाब अब 11 पे पहुंच गए हैं।
नाउ दिस इज एक्सट्रीमली हाई। और अब ये सर हो मैं रहा माफी है चाहता हूँ, एक और चीज 11 पे पहुंचे हैं बड़े कम दिनों में और तेजी के तेजी साथ के पहुंचे साथ। हैं, ये खतरे की बात। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसमें गलती हमारी तरफ से हुई। हम ये सोचते हैं, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जनाब हम SOPs को फॉलो कर लें। देखिए SOPs को तो फॉलो करना है, मगर साथ साथ पे इसकी प्रिवेंशन भी होनी चाहिए थी। हमें ये चाहिए था कि वैक्सीनेशन हम शुरू कर देते। आज तक आपको हैरानगी होगी कि हम खैरात की जो 5 लाख वैक्सीनेशन एक बार पाई थी और एक 5 हमने और में है। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ अफराद, 5 लाख और अब 5 लाख और। अभी तक गवर्नमेंट ने, अच्छा दुनिया में कहीं पे भी पैसे दे के लोग नहीं लगवा रहे, Free of हुकूमतें। cost, हाँ। मैं अभी यूएई के अंदर गया और मैंने पहली डोज लगवाई, दूसरी डोज लगवाई, और यूएई ने ऑलमोस्ट अपने तमाम शहरियों को, रहने वालों को, सबको आई मीन वैक्सीनेशन लगा दिए, वहाँ पे वैक्सीनेटेड हो गए हैं वो लोग। और दुनिया का आप उठा के देखें, किसी ने 50% अपनी आबादी को कर दिया, कोई 60% पे पहुँच गया। हम अभी आबादियां भी तो तक कम है सर उन ममालिक की, जी आबादियां भी तो उन ममालिक की कम है। नहीं सर, हमारे यहाँ तो आबादी अच्छी खासी आबादी है, फिर गुर्बत सर भी अच्छी इंडिया को खासी आप ले लें, इंडिया की तो हमसे बहुत ज़्यादा बहुत है ना, ज़्यादा। वो तो 1 बिलियन से ज़्यादा है। वो बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, डेली 2 से 2.5 लाख लोगों को लगा रहे हैं। अच्छा हमारा क्या है कि 5 लाख जब वैक्सीन मिली हम सब परेशान हो गए, 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 4 हमने सुबह के अंदर, और अभी तक हम जो 60-70 से शुरू की, फिर 60 पे आए, फिर 50 पे, अभी हम वही कर रहे हैं। कल एक खबर आई थी कि 60 वाले सब लगा दिए, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज 5 लाख से ज़्यादा 60 लाख के लोग जो हैं Definitely। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा हमने क्या किया कि हुकूमत ने कुछ अपनी सेविंग करने के लिए, पैसा नहीं खर्च करने के लिए, हम ये रहे कि हमें ग्रांट्स मिल जाएंगी, चाइना ने दी है, हम किसी और से भी ले लेंगे। लोगों ने वादे किए, मगर इस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीनेशन, कि वो क्यों ग्रांट्स में आपको देंगे, जबकि क्यों में लोग लगे हुए हैं कि आप हमको, हम पैसे देने को तैयार हैं। ये तो कमाई के दिन है। कल ही जनाब एक यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने भी, मुस्तफ़ा वहाब जो हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि ये हम सिर्फ ये कह देना कि जी बढ़ रहा है, तेज़ी हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोग एहतियात करें, नो, एहतियात के साथ आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। मैं ये 5 लाख को तो मानता ही नहीं हूँ। 5 लाख इज जस्ट लाइक के बहुत ही एक छोटी, मतलब 22 करोड़ में मैं 5 लाख 5 क्या लाख है? तो कितना? और वो 4 सूबों में बढ़ गई। अच्छा अभी तक और क्या उसमें से किसी भी ने है कि, हुकूमत ने ऑर्डर प्लेस किया नहीं किया आपने? अच्छा सर, इसका क्या बेहतर तरीका कर क्या हो सकता है, इस हवाले से हम चाहेंगे कि जरा बात करें, हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप? एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में से, Correct। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं जिस मौजू के ऊपर, वो है कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है और मईशत पे इसका क्या असर हो सकता है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, इमरान खान साहब की बात की जाए तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि मईशत पर कोई समझौता नहीं करेंगे और हम कभी भी मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए सर, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर है ये पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है। हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स कम हो रहे हैं। तो सर अगर ऐसी ही सूरत हाल बढ़ती है और हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते, तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल है कि इस सिचुएशन के साथ जो है इसको संभाल सके? देखिए पहली बात तो ये हो रही है कि सिचुएशन जिस तरह गंभीर सिचुएशन है जी, इसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है जिस तेज़ी से ये फैल रहा है। और खुदा न खास्ता अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जो कई ममालिक में हो चुका है, तो उसके बाद ये नहीं कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। यही चीज़ हुई है, यूके में भी हुई है, हालांकि उनका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाहता था, और कई ममालिक में हुई है। हमें सबसे पहले सिर्फ लोगों को ये नसीहतें नहीं करनी चाहिए कि जनाब SOP सिर्फ आप वो कर लीजिए और ये होने वाला है और चीज़ें बढ़ रही हैं। हमें वैक्सीनेशन की तरफ फ़ौरन जाना चाहिए। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले चाहे ओपन मार्केट से ली जाए, वैक्सीनेशन मंगवाई जाए,
इस वक्त यूएई के अंदर डेली 150 से 200,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। उन्होंने अपनी पूरी लोगों को वैक्सीनेशन दे दी है और अब वो किस पे काम कर रहे हैं फ़हीम, आपको हैरानगी होगी, मेडिकल टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं। यानी कि वो लोग दुनिया के जिनके पास कुछ पैसा है दुबई जाएं, एक आध हफ्ता वहाँ रहें, वैक्सीनेशन लगाएं, घूमें फिरें, शॉपिंग करें और आ जाएं। अभी लोग अब इससे आगे सोच रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं मंगा के, अपनी वैक्सीन मंगा के रखी हुई है फ्रिजों के अंदर। हमने अभी तक 10 वैक्सीन नहीं खरीदी पॉकेट से, जो 500,000 मिली थी उसको। अच्छा, अब इंडिया के आ जाइए, इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है और वहाँ पे भी 2 लाख से ज़्यादा पर डे लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो वो 1 अरब की आबादी को जो है वो कवर कर लेंगे और हमसे 22 करोड़ नहीं हो फिर हम ये कहेंगे बात ये है कि यूरोप में जिस तरह जितनी तेजी के साथ उन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को जो है वो मतलब वैक्सीन लगा रहे हैं, तो अगले कुछ महीनों में जब आधी दुनिया या दुनिया के बहुत सारे ममालिक अपनी आवाम को वैक्सीन लगा चुके होंगे, पाकिस्तान तब भी उन ममालिक में उस जगह पे खड़ा होगा जहाँ वैक्सीन नहीं लगी होगी, तो क्या हमारा ताल्लुक दुनिया के साथ एक कट सा नहीं जाएगा? भाई मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही थोड़ी देर में आने वाला था कि क्वेश्चन इज़ नॉट कि हम लॉकडाउन करेंगे कि नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया से, आपको पता है कि जिन ममालिक में भी बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, पूरी दुनिया ने अपनी फ़्लाइट्स उनको बंद कर दी। हमारे पाकिस्तान की पूरी फ़्लाइट्स हो जाएंगी, दुनिया से कोई फ़्लाइट ना हमारे यहाँ आएगी और ना हम किसी को अलाउ करेंगे कि वो लैंड करें। हमारे लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग उनकी बंद हो जाएगी। जब ट्रैवलिंग बंद आपकी पूरी हो जाएगी तो मईशत भी आपकी मुतासिर होगी। आप किस तरह बिज़नेस के लिए जाएंगे, किस तरह ऑर्डर्स लेंगे, किस तरह, तो जो आने वाली है और उससे पूरी जो जितने हमारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं फॉरेनर्स, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ीरो के करीब होकर रह जाएगी। टूरिज़्म को जो हम कहते थे, जो इमरान खान साहब स्लोगन लेके चले कि टूरिज़्म वो करेंगे, टूरिज़्म को तो भूल जाएंगे कि वो ज़ीरो भी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। होटल इंडस्ट्री हमारी, होटल इंडस्ट्री हमारी ज़ीरो हो जाएगी। लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तमाम लोग जो मतलब इन शोबों से मुंसलिक। तो सर आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है, क्यों हम वैक्सीन में इतना पीछे हैं और किस तरीके से हम जो है इसको ख़रीद सकते हैं और क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगे हुकूमत को? देखिए, होता ये है कि पीटीआई की हुकूमत सोचती बहुत है और डिसीजन बहुत लेट लेती है। और ख़ुद इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब IMF के पास गए, हमें फ़ौरन जाना चाहिए था, हम 1 साल बाद गए और उसके नुकसानात हुए, महंगाई बढ़ गई थी और जिसकी वजह से असद उमर साहब को जाना पड़ा कि आपने टाइम बहुत ज़ाया किया। एग्जैक्टली अब यही चीज़ वैक्सीन में हो गई है और लोगों असद उमर साहब ही हैं। हाँ, अब वो फिर रोज़ाना आके बतला देते हैं कि आज ये खुशखबरी है कि 60 साल वाले सब लग गई है, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि मैं खुद कॉलम लिखता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में 60 साल के जो लोग हैं, मतलब वो सिर्फ 5 लाख नहीं है, ये आपको भी मालूम है। एनी हाउ अभी तक वो 5 लाख का ही गेम हो रहा है और हम अच्छी रोज़ी स्टोरीज रोज़ाना टीवी पर ट्रेकर चला देते हैं। तो मेरे ख्याल से हंगामी बुनियादों के ऊपर वैक्सीन। और दूसरी बात ये हो रही है, कल एक और चीज़ कही है, सूबों को भी अलाउ करें। सूबे कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं। कल सिंध ने ये कहा है कि आप हमें भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ये कह रहा है फ़हीम कि आप हमें तो अलाउ करें ना। अब देखिए, इस्तात रखने वाले लोग जो 8,000 रुपये पे कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर को मंगाने दें। मैं 10 बार जाके अपना टेस्ट करवाया है मैंने और पेमेंट की है। मैं कल जाऊंगा और 8,000 रुपये या 10,000 रुपये दे के, पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहाँ पे पैसे दे के आप वैक्सीन लगवाएंगे। बट स्टिल चलें, जो इस्तात रखते हैं वो रखवाने दें। वो भी आपने अभी तक अलाउ नहीं किया प्राइवेट सेक्टर को। मतलब मज़े की चीज़, एक खबर आई थी कि एक कंपनी ने कहा कि हम मंगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कोई 8 से 10,000 रुपये हम पर वो लगाएंगे। वही चीज़ इंडिया में कोई 1,500 के करीब मिल रही है। इसका मतलब है कि वो पैसे कमाना चाह रहे हैं, इसके भी हुकूमत। तो कुछ तरीका आप सोचें। ये हमें इस वक्त हंगामी बुनियादों पे प्राइवेट सेक्टर को बोलो यू गो अहेड विद इट, प्रोविंस को कहें कि जी आप मंगवाइए, हुकूमत जो है खुद मंगाए और किसी तरीके से इसको शुरू करें। कम से कम 200,000 लोग अगर हम पर डे लगाएंगे तो हमारा कोरोना कम होगा। कोरोना अब SOP से आप सोचते हैं कि ख़त्म कर देंगे, नहीं हो सकेगा, बहुत मुश्किल तो है। SOP फॉलो भी कितने करवा लिए हैं हमने? आप सिर्फ अखबार में बयान लगवा सकते हैं, टीवी पे बात चलवा सकते हैं, लोगों के मुंह पे मास्क नहीं लगवा सकते। पाकिस्तान में तो नहीं लगवा सकते, नहीं लगा सकते हैं, सख्ती करनी पड़ेगी। परसों किसी ने मुझे फ़हीम एक वो वीडियो भेजी
शायद रशिया था, कोई यूरोपियन कंट्री था, एक पुलिस वाला खड़ा था डंडा लेके और जो नहीं था उसको दो दो लगा रहा था। हम भी कर सकते हैं, मगर हाँ। तो अफसोस की बात पुलिस वाले के मुंह पे खुद मास्क नहीं होगा। हाँ ये है। और होगा भी तो यहाँ लगा हुआ होगा। पड़ेगी। अगर आप सिर्फ टेलीविजन पे आके बताएं, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, पाकिस्तान में, जो बिलीव ही नहीं करते हैं कि कोरोना कोई प्रॉब्लम भी है, मतलब कि क्या वाकई कोरोना तो है, सख्ती या मीडिया करनी ने बात पड़ेगी। फैलाई? बिल्कुल जब हम सही। सख्ती करके हुंडी को बंद करा सकते हैं, इन तमाम को बंद करा सकते हैं, तो हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब इश्तियाक बेग साहब। इश्तियाक बेग साहब से बात हो रही है कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली इस सूरत हाल से मुतल्लिक़ कि हम आइंदा किस जानिब बढ़ेंगे, दुनिया किस रफ्तार के साथ बेहतरी की तरफ जा रही है और हमारी क्या रफ्तार है, इस पर बात हो रही है। सर, अभी वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि हम उस तरह अपने आवाम को अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगा पाए हैं, और अच्छा आवाम के अंदर भी वो अभी तक वो चीज़ पैदा नहीं कर पाए, एक ट्रस्ट भी पैदा नहीं कर पाए हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि शायद ये कोई ना कोई जो है ना साजिश है, हमें जो है ना वैक्सीन लगा के और पता नहीं कौन सी हमारी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं लोग क्या क्या सोच रहे हैं। खैर, हम आते हैं जिस तरह वक्फे से पहले हमने ये भी कहा कि यूरोप जो है, ये दूसरे ममालिक जो है वो आइंदा कुछ महीनों तक जो है, या 2021 में वो क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाएंगे सारे। हम लोग जो है वो बैठे होंगे, वैक्सीन रहती होगी हमारी। अभी तक हमने 5 लाख लगाई है, उसका जश्न मना रहे हैं, फिर 10 लाख का, 20 लाख का, या 25-50 लाख का जश्न मना रहे होंगे। दुनिया के लिए कोरोना वायरस नया है, 1 साल हो गया अभी, खुद लड़ते लड़ते एक्सपीरियंस हासिल किया है। हमारे लिए भी, हमारे ऊपर भी नई चीज़ ही आई है, मगर क्या हम दूसरे ममालिक का मॉडल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तान के ऊपर? क्या हम इसी तरह फिर से अलग ही रह जाएंगे, फिर से पीछे ही रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मॉडल हम चलें, आई विल नॉट से कि हम अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट करें, यूरोप मॉडल को, क्योंकि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर, बल्कि अमेरिका ने तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट किए हैं लोगों के बेनिफिट्स के लिए, विच वी कैन नॉट अफोर्ड। मगर उन ममालिक को जो हमारे ख़ित्ते के ममालिक हैं, कम से कम अगर हम उनको साथ लेके चलते हैं और देखें कि वो किस तरह, देखिए 2 जगह पे आपको काम करना ज़रूरी है। सो प्लीज़ सख्ती के साथ, और साथ ही मतलब वैक्सीनेशन, जो लोगों ने हाफ ऑफ द नेशंस जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इस वक्त, जिसकी तरफ हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बस हम लोगों को बदला देते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और अगर हमने नहीं किया, ये हमारी मईशत जो रही सही है, इस बार हमारी मईशत जो है, जो लास्ट ईयर आई है, वो 0.4% आई है सिर्फ माइनस के अंदर। जबकि कल मेरा एक कॉलम आ रहा है जिसमें मैंने अपना मुवाजना किया है बांग्लादेश के साथ। आप हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश को हम हमेशा ये सोचते थे कि हमारे रिसोर्सेज पे एक बर्डन है, जब वो मगरब मशरकी पाकिस्तान था, और उनकी तरफ हम बंगालियों की तरफ देखते थे कि ये हमारे रिसोर्सेज को खा जाते हैं, क्योंकि सैलाब बहुत आया करता था। आज उनकी एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा, आज उनके पर कैपिटल इनकम हमसे ज़्यादा, आज उनकी हर चीज़ हमसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं टका जो है हमसे ज़्यादा। कहने का मकसद ये है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और दुनिया आगे की तरफ जा रही है। इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद अस, देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम्स, और हम ये है कि हर साल ज़ाया हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और यही वजह है। इस बार 10% लोग जो मिडिल क्लास के थे वो गुर्बत के अंदर आ गए हैं। और जो गुर्बत के थे वो भी इसके निचले सतह पर आ गए हैं। करप्शन, आप सोचती हैं करप्शन खत्म हो गया। अब मैं देखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान में इजाफा हुआ है पिछले 2-4 सालों के अंदर। करप्शन भी हम कम नहीं कर पाए, जो इतनी हम बातें कर रहे हैं वो नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, आप कराची के अंदर ज़्यादातर लोग टैंकर पे रह रहे हैं। हमारे बुनियादी सहूलतें जो हैं हमें अवेलेबल नहीं है, पानी की जो है
मेरे घर के बिजली अंदर आपके मुल्क में नहीं है, मुल्क गैस के की अंदर सर्दियों गर्मियों में तो लोड शेडिंग कहने है। का मकसद ये है कि जो लोग जो हैं जिनको हमने ये इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दे रखे हैं, आई थिंक दे आर नॉट कैपेबल। तो हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती। देखिए हमारे पास चाइना जो है हमारा एक ट्रस्टेड दोस्त है। इंडिया ने क्या किया है कि किसी कंट्री से अंडर द लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी कि आप किसी के साथ एक लाइसेंस वो कर लेते हैं कि हम आपको कुछ प्रॉफिट देंगे, मगर हम वैक्सीन जो हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी तक कैन यू इमेजिन हुकूमत ये भी नहीं कर पाई है। सेल टेलीफोन्स जो हैं 1 बिलियन से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर वही टेलीफोन क्या हो रहा है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। इससे 2 एडवांटेज होती हैं, एक तो आपका अमाउंट ये 1 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज आप खर्च कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये लोगों को जॉब से मिलेंगे। और फिर आप कह सकते हैं कि हम तो वो मुल्क हैं कि जिसने एटम बम बना लिया। एटम बम तो कोई चुड़िया नहीं, दुनिया में 7 ममालिक के पास एटम बम है, हमने बना लिया। मगर वैक्सीन के लिए अभी तक हम बोले हैं कि जी वो खैरात हमें दे दें तो हम लगा देंगे। तो ये क्या हम गरीब है इस वजह से? जी क्या हम गरीब मुल्क हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है? नो वी आर नॉट ए गरीब कंट्री। ये मत कहें, हमारे पास अल्लाह ने जो हमें चीज़ें दी हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास नहीं है। सबसे बड़ी हमारे पास जो अल्लाह ने नेमत हमें दी है वो एग्रीकल्चर दी है। यानी कि कल को दुनिया को कुछ भी हो जाए, मैं और आप रात को भूखे नहीं सोएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, हम और डेयरी फार्मिंग है, हमें रात को एक रोटी जो है वो हमें मिल जाएगी। जबकि कई अब यूएई को ले लें, आपको पता है कोरोना में जब दुनिया से वो कटे थे तो उनके पास तो एग्रीकल्चर थी नहीं। वो तो हर चीज़, चीनी भी इंपोर्ट करते थे, आटा भी इंपोर्ट करते थे, चावल भी इंपोर्ट करते थे। अल्लाह ने ये चीज़ें हमें दे दी हैं, मगर हम सही तौर पे मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर हम इन चीज़ों को सही तौर पे करें, हम देखिए ये नहीं करेंगे कि हिट एंड रन और टेस्ट एंड रन। अभी हमने एक अपने फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया, 2.5 साल 3 साल उसको रखा और बोला कि जी इसलिए निकाल दिया गया कि वो उसने महंगाई बढ़ाई है और उसकी बेइज्जती भी हो गई। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इस वक्त प्रायोरिटी पे उसको किस सेक्टर पे जो है वो देखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक तो वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास, मुल्क का बुरा हाल है, करप्शन है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस किस पर होना चाहिए गवर्नमेंट? मईशत के ऊपर। देखिए मईशत अगर आपकी सही होगी तो तमाम प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएंगी, पैसे होंगे, आप वैक्सीन भी इंपोर्ट करेंगे। सब गवर्नमेंट तो कह रही है मईशत बेहतर हो रही है। नहीं देखिए ना, बेहतर जब होती है कि जब एक आम आदमी कहे कि हाँ जी गुर्बत में कमी आ गई है, चीज़ें हैं, मगर हमारी गुर्बत में तो इजाफा हो रहा है। एवरी डे आप देखिए कि गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, आटा जो है डबल हो गया, शुगर जो है वो डबल हो गई, ऑयल जो है वो डबल हो गया, गैस जो है वो डबल हो गई है। दुनिया में पूरे रीजन में सबसे एक्सपेंसिव हमारी एनर्जी जो है वो पाकिस्तान की है। तो कहने का मकसद ये है कैपेबल लोगों को आप लाइए, जिनके पास सलाहियतें हों उनको आप दें। नॉट जस्ट कि हम किसी को जानते हैं, यह हमारा ताल्लुक जो है उस पार्टी के साथ है। आप कहें पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। एक बार हमारी जीडीपी जो है 8% आई थी, जब पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा थी। एंड वी आर कैपेबल ऑफ अचीविंग दिस जीडीपी अगेन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाए और आपने बड़ी मुफीद बातें जो है हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से नाजरीन तक और बाइख्तियार लोगों तक जो है पहुँचाएँ। वाकई बहुत संजीदा रहने का वक्त है, क्योंकि अगर ये वक्त हमने गवा दिया तो इसके नुकसानात हमें आइंदा कई बरसों तक बर्दाश्त करने पड़े। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।